नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें हमने इसके पहले यशपाल के उपन्यासों का परिचय देखा था। यूँ यशपाल के उपन्यासों के बारे में हमने जाना था। आज हम राहुल सांस्कृत्यायन इससे आगे देखेंगे। यह जो इतिहास ग्रंथ है, यह हम नेट, जेआरएफ, सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज हम राहुल सांस्कृत्यायन इससे आगे देखेंगे। राहुल सांस्कृत्यायन का जो जन्म है वह 1893 में होता है और उनकी मृत्यु 1963 में होती है। राहुल सांस्कृत्यायन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक थे। वे धर्म में, बौद्ध दर्शन में, मार्क्सवादी साहित्य में प्रगतिवादी थे। यानी वह बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे और मार्क्सवादी थे। यानी वह बौद्ध धर्म के थे और वह दर्शन में मार्क्सवादी दर्शन के थे और वह प्रगतिवादी लेखकों में शामिल थे साहित्य में। जीने के लिए, सिंह, सेनापति, जय योधे आदि उनके उपन्यास हैं। यानी सांस्कृत्यायन के उपन्यास कौन से हैं? जीने के लिए, सिंह, सेनापति, जय योधे, यह उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है सांस्कृत्यायन के। इन उपन्यासों में मार्क्सवाद और बौद्ध दर्शन का समन्वय, गणतंत्र का समर्थन, नारी की निर्बाध स्वतंत्रता आदि का चित्रण है। कला के प्रति सचेतन होने के कारण प्राय सभी उपन्यास स्थूल विवरणों से भरे पड़े हैं। इसके बाद अगले उपन्यासकार है, वह है रांगे राघव। रांगे राघव का जन्म 1923 में होता है और उनकी मृत्यु 1962 में होती है। कवि भी, यानी रांगे राघव जो है वह कवि भी है और कथाकार भी है। मार्क्सवादी जीवन दर्शन के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, किंतु मार्क्सवाद को वे शाश्वत सत्य नहीं मानते थे। यानी वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, या मार्क्सवाद में रांगे जी की आस्था थी, लेकिन वह मार्क्सवाद को शाश्वत सत्य नहीं मानते थे। न राजनीति एवं प्रचार के दायरे में कविता का अंत स्वीकारते थे। यशपाल और राहुल सांस्कृत्यायन की तरह अतिरेकवादी यौन स्वच्छंदता उन्हें स्वीकार्य न थी। वर्ग संघर्ष उन्हें सांस्कृत्यायन की तरह अतिरेकवादी यौन स्वच्छंदता उन्हें स्वीकार्य न थी। वर्ग संघर्ष उन्हें मान्य था। यानी जो वर्ग संघर्ष है वही रांगे जी को मान्य था, पर मनुष्य की यंत्रगतिता के वे समर्थक न थे। उनके कुल 39 उपन्यास प्रकाशित थे। यानी रांगे राघव ने कुल 39 उपन्यास लिखे हैं और वह प्रकाशित हुए हैं। उनमें से मुख्य जो है वह तीन ही है, जो मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता और कब तक पुकारूं। यह रांगे राघव के उपन्यास महत्वपूर्ण है। सुमिलित कीजिए प्रश्नों में बहुत बार यह मुर्दों का टीला उपन्यास पूछा गया है। तो वहाँ मुर्दों का टीला जो है रांगे राघव का है, सीधा साधा रास्ता यह भी राघव जी का है, और कब तक पुकारूं। और उनका जो मुर्दों का टीला जो उपन्यास है वह मोहन जोदड़ो के प्रागैतिहासिक वृत्त पर आधारित है। यानी मुर्दों का टीला यह मोहन जोदड़ो के प्रागैतिहासिक दृष्टि पर आधारित है। इसमें दासों या शोषित वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। सीधा साधा रास्ता भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते का फार्मूलाबद्ध उत्तर है। कब तक पुकारो उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यानी रांगे राघव जी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो कब तक पुकारूं। काव्य की दृष्टि से भी, शिल्प की दृष्टि से भी जरा जय मेषा वाले नटों के शोषण को जिस ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है वह पाठकों को शुद्ध कर देता है। नटों की मानवीयता को इनमें उजागर किया गया है। आंचल भैरव प्रसाद गुप्त अमृत राय प्रगतिशील धारा के उपन्यासकार है। उसके बाद यहाँ पर आगे है सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक उपन्यास। सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक उपन्यास यहाँ से प्रारंभ होते हैं। प्रयोगशील और प्रगतिवादी उपन्यासों के साथ साथ इन समय व्यक्तिपरक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपन्यास भी लिखे जा रहे थे।
यानी उस समय में सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों में भी तो व्यक्तिपरक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपन्यास लिखे जा रहे थे। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात पहले की सारी परिस्थितियां बदल गई थी। अंत उपन्यासों के कथ्य और रूप में तद अनुकूल परतों यानी जो देश की परिस्थिति बदली, उसी प्रकार जो है साहित्य में भी नई परिवर्तन, नए बदलाव हुए। इस तरह के उपन्यासों में इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, अश्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर आदि प्रमुख हैं। यानी किस प्रकार के उपन्यास लिखने में यह उपन्यासकार प्रसिद्ध है, तो व्यक्तिपरक एवं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास लिखने में जो है इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, अश्क यानी उपेंद्रनाथ अश्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर यह प्रमुख है। इलाचंद्र जोशी का जन्म 1902 में होता है और उनकी मृत्यु 1982 में। हिंदी उपन्यासों को एक नई प्रणाली, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली दी। यानी इलाचंद्र जोशी ने हिंदी उपन्यासों को मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली में ढालने का काम किया और हिंदी में प्रथम मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखने वाले इलाचंद्र जोशी है। उनका पहला उपन्यास घृणामयी सन 1929 में प्रकाशित होता है। यानी इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास है घृणामयी और वह 1929 में प्रकाशित होता है। पर उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठा मिली सन्यासी। यानी उपन्यास क्षेत्र में इलाचंद्र जोशी को तो सन्यासी उपन्यास से प्रसिद्धि मिली थी। सन्यासी उपन्यास इलाचंद्र जोशी का 1941 में प्रकाशित होता है। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र आदि उनके उपन्यास है। यानी इलाचंद्र जोशी के कौन कौन से उपन्यास है महत्वपूर्ण है, तो इसमें से है देखो घृणामयी, सन्यासी, उसके बाद है जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, यह इलाचंद्र जोशी के उपन्यास है। उसके बाद है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म जो है वो उनका जन्म 1903 में होता है और उनकी मृत्यु 1981 में होती है। जीवन और साहित्य दोनों नियतिवाद को दर्शन के रूप में अपना चुके हैं, पर कुछ उपन्यासों में वे जाने अनजाने इसके परे भी जाते हैं। यह साहित्य की अपनी महिमा और शक्ति है। लेखक की अपनी अवधारणाओं के आर पार भी झांकती झलकती है। यानी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है चित्रलेखा जो 1934 में प्रकाशित होता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में प्रकाशित होता है, भूले बिसरे चित्र यह 1959 में प्रकाशित होता है, सामर्थ्य और सीमा यह 1962 में प्रकाशित होता है, रेखा आदि उनके उपन्यास है। चित्रलेखा अपने समय का अत्यंत चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह पाप पुण्य की निर्दिष्ट सनातन कोटियों को तोड़ता है। अवधारणा के रास्ते पर एकदम नई बात थी। महाप्रभु रताड़म्बर कहते हैं, मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है। यानी किस उपन्यास में, तो वह यानी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास का एक कथन है और उसमें महाप्रभु रताम्बर कहते हैं कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह कर्ता नहीं केवल साधन है, मनुष्य पुण्य और पाप है। उपन्यास में योगी कुमार गिरी पुण्य आत्मा और बीजगुप्त पापी प्रतीत होता है दुनिया की दृष्टि में, किंतु गहराई में बैठने पर पाप पुण्य संबंधी यह सांसारिक दृष्टि खंडित हो जाती है। लेकिन नियतिवाद की वकालत कर वह दूसरी रूढ़ी का समर्थन करने लगता है। सच तो यह है कि इसका औपन्यासिक ढांचा ही नियतिवाद है। सब कुछ पूर्व निश्चित, इस ढांचे के अंतर्गत पात्र वही रहेगा जो ढांचे में फिट होगा। फिर भी चित्रलेखा और बीजगुप्त स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यौन संबंधों के आधार पर पाप पुण्य की कोटियाँ बनाना कोटियों का ही सरलीकरण है। यानी बच्चन सिंह का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन है कि यौन संबंधों के आधार पर, यानी यौन संबंधों के आधार पर ही पाप पुण्य की बात हम ठहरते हैं, लेकिन यौन संबंधों के आधार पर पाप पुण्य की कोटियाँ बनाना कोटियों का ही सरलीकरण है। रोमा रोला की याथा की छाप लेते हुए
भी यह अपना पृथक अस्तित्व है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में 3 राजनीतिक रास्तों का वर्णन किया गया है। यानी भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसमें राजनीतिक 3 रास्तों का वर्णन किया है। उसमें पहला है गांधीवाद, क्रांतिवाद और साम्यवाद। पहले रास्ते के प्रति लेखक की सहानुभूति, यानी लेखक जो है गांधीवाद के प्रति है। दूसरा यानी क्रांतिवाद का मौखल उड़ाने तक तथा साम्यवाद की विदूषकीय भत्सना करने के मूल में लेखक का अपना पूर्ण ग्रह है। सामंतवादी रामनाथ का यथार्थवादी चित्रण हुआ है, पर नियति का विडंबना यहाँ भी है। तो उनका अगला उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र जो 1885 तथा 1930 की राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक परिवर्तनों का औपन्यासिक आलेख है। यानी भूले बिसरे चित्र उपन्यास में 1885 से लेकर 1930 तक जो भी राजनीति में उथल पुथल हुई, बदलाव हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए, उनका सब कुछ लेखा जोखा भूले बिसरे चित्र उपन्यास में है। इसमें 4 पीढ़ियों की कथाएं ली गई हैं। हर पीढ़ी का रंग ढंग, आचार विचार, रीति नीति अलग है। समय के परिवर्तन के साथ वह बदलती रहती है। पहली पीढ़ी सामंतवाद के टूटने से संबंध है, दूसरी पीढ़ी मध्य वर्ग के उदय से, तीसरी पीढ़ी में व्यक्ति बनाम समाज का द्वंद्व उभरता है, चौथी पीढ़ी कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित है, तीसरी पीढ़ी का गंगा प्रसाद अपने अंतर्द्वंद्व में तत्कालीन परिवेश को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करता है। इन पीढ़ियों के वर्णन द्वारा लगभग 50 वर्षों का राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बदलाव चलचित्र की रीलों सा उड़ता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अभाव के बावजूद वह वर्मा जी का सर्वोत्तम उपन्यास है। सामर्थ्य और सीमा सबही नचावत राम गोसाई लीलावादी या नियतिवादी उपन्यास है। और एक यहाँ पर सामर्थ्य और सीमा नहीं, लेकिन सभी नचावत राम गोसाई यह जो है भगवती चरण वर्मा का महत्वपूर्ण उपन्यास है और वह नियतिवाद पर आधारित है। वे अच्छे खासे किस्सागो है, भाषा में लखनवी लहजा और जीवंत मुहावरे कथा रस को मोहक बनाए रखते हैं। अगले उपन्यासकार है उपेंद्रनाथ आश्क। उपेंद्रनाथ आश्को उपन्यास लिखते हैं सितारों के खेल। यानी उपेंद्रनाथ आश्को के उपन्यास है सितारों के खेल जो 1938 में प्रकाशित होता है। गिरती दीवारें है 1940 में प्रकाशित होता है। गर्म राख 1952, यानी उपेंद्रनाथ आश्को का गर्म राख बहुत बार पूछा गया उपन्यास है। तो गर्म राख यह 1952 में प्रकाशित होता है। बड़ी बड़ी आंखें 1954, पत्थर अल पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963। यानी यहाँ पर उपेंद्रनाथ आश्को के 3 उपन्यास महत्वपूर्ण है। गर्म राख 1952 में प्रकाशित होता है, यहाँ पर पत्थर अल पत्थर 1957 में और शहर में घूमता आईना 1963 में प्रकाशित होता है। एक नन्ही कंदील 1969 में, बांधो न नाव इस ठाव 1974 में। यानी ये बांधो न नाव इस ठाव यह भी उपन्यास है और बांधो न नाव ठाव इस बंधु यह एक कविता भी है। तो बांधो न नाव इस ठाव जो है वह 1974 में प्रकाशित होता है। यह उपेंद्रनाथ आश्क का उपन्यास है। इसमें से गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और बांधो न नाव ठाव इस गार्लवर्दी के सागा उपन्यासों से प्रेरित है। सन 1943 में आज्ञे ने मध्यवर्गीय मनुष्य को यौन वर्जनाओं का पुंज कहा। यानी 1943 में आज्ञे ने मध्यवर्गीय परिवार का जो मनुष्य होता है उसको यौन वर्जनाओं का पुंज कहा था। आश्क के उपन्यास मुख्यतः यौन कुंटाओं के उपन्यास है। यानी उपेंद्रनाथ आश्क के जो उपन्यास है वह यौन कुंटाओं के उपन्यास है। ये कुंटाएं चेतक से आरंभ होकर चेतक ही में समाप्त होती है। गिरती दीवारें का कथानायक चेतक है। यानी जो उपेंद्रनाथ आश्क का गिरती दीवारें जो उपन्यास है उसका नायक जो है वह चेतक है, चेतन है। चेतन कवि कलाकार बनने का सपना पाले हुए है, किंतु परिवार का प्रतिकूल परिवेश, अर्थाभाव, शोषकों की भूल भुलैया और स्वयं की काम कुंठा के कारण उसे अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यानी गिरती दीवारें उपन्यास का जो नायक है वह है चेतन, और वह चेतन जो है कवि कलाकार
बनने का सपना देखता है और वह उसका सपना साकार करने के लिए निकलता है, तब वह उसकी जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, घर का जो वातावरण होता है परिवार का, वह उसमें आर्थिक होते हैं, शोषकों की भूल भुलैया यानी जो शोषण करने वाले होते हैं, यह सभी शिकार वह उसमें काम कुंठा भी आ जाती है। उन सभी संघर्षों का वह शिकार बनता है और वह लक्ष्य से ओझल हो जाता है। मुख्य धारा काम कुंठाई है, संघर्ष हाशिए पर है, दीवारें भी कहीं गिरती नहीं, केवल ख्यालों में गिरती है, पर मोहल्लों की गंदगी चिल्लों का बेवरेवार यथार्थवादी चित्रण है। उपन्यास के शीर्षक और वस्तु के बीच दीवार खड़ी है। दीवारों के गिरने की कोई सामाजिक अवधारणा होती तो उपन्यास के विन्यास में भी प्रभाव पड़ता। कविराज की धूर्तता ही उपन्यास का आधा भाग ढके हुए है, अंततः अपने विन्यास में यह बेडोल गया है। अभी अगला उपन्यास है शहर में घूमता आईना, तो गिरती दीवारें का एक स्टेशन है, यानी गिरती दीवारें उपन्यास का ही एक स्टेशन क्या है, शहर में घूमता आईना उपन्यास है। अन्य उपन्यासों की मोटाई बढ़ती गई है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। बेस्वाद संस्करणों, डॉक्यूमेंटिंग विवरणों, विलंबित रिपोर्टाजों से उपन्यासों की थका देने वाली क्षमता बढ़ गई है। अगले उपन्यासकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में होता है और 1907 में महादेवी वर्मा का भी जन्म होता है। 1907 में जो है हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म होता है, यह याद रखिए। और 1904 में सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी 1907 में होता है और उनका मृत्यु 1978 में होता है। अकेले उपन्यासकार है जिन्होंने हिंदी उपन्यास का स्वदेशी ढांचा खोजा है, यानी उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी उपन्यासों का स्वदेशी ढांचा किसने खोजा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कहा जाता है कि अपने यहाँ विदेशी औपन्यासिक ढांचे के आधार पर ही उपन्यास लिखे गए हैं। इस दृष्टि से द्विवेदी जी अपवाद सिद्ध होते हैं। स्वदेशी ढांचे को वे ज्यों का त्यों नहीं लेते, उसे युगानुरूप तोड़कर नया बनाते हैं, किंतु उसका मूल स्वरूप स्वदेशी रहता है। इस ढांचे की पड़ताल करते हुए स्वदेशी पर संक्षिप्त विचार कर लेना चाहिए। इसमें संस्कृत साहित्य की कथा, आख्यायिका, परंपरा का मिश्रण, यानी कल्पना और इतिहास का मेल है। इसके अंतर्गत किसी जाति का जातीय आख्यान, निजनधरी कथाएं, किंवदंतियाँ यानी जो लोगों द्वारा लोक उक्तियाँ यानी लोगों द्वारा कही हुई बातों या प्रसिद्ध बातें, धार्मिक विश्वास, इतिहास, पुराण आदि का समावेश रहता है। बाम भट्ट की आत्मकथा है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वह है बाम भट्ट की आत्मकथा, जो नेट के पाठ्यक्रम में भी है। द्विवेदी द्वारा समाधिस्थ अवस्था में लिखी गई है। शैली इसमें बाम भट्ट की ग्रहण की गई है, लेकिन उसे जगह जगह तोड़ा गया है। तोड़े हुए स्थलों पर द्विवेदी जी की अपनी शैली उभर आई है। लय में भी परिवर्तन किया गया है। बाम भट्ट की गद्य लय एक रूप और उदात्त है, यानी बाम भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के बारे में बच्चन सिंह का कथन यह है कि शैली इसमें बाम भट्ट की ग्रहण की हुई है, लेकिन उससे जगह जगह तोड़ा गया है। तोड़े हुए स्थानों पर द्विवेदी जी ने अपनी शैली उभर आई है, यानी बाम भट्ट की शैली जगह जगह ली हुई है और जहाँ जहाँ बाम भट्ट की शैली तोड़ी हुई है, छोड़ी गई है, वहाँ पर द्विवेदी जी ने खुद की शैली डाली हुई है। लय में भी परिवर्तन किया गया है। बाम भट्ट की गद्य लय एक रूप और उदात्त है, पर द्विवेदी जी समयानुरूप लय को मंद मंथन और क्षिप्र करते चलते लय है। लय के अवरोह मरोड़ पूरी कथा को क्लासिकल संगीत में बदल देते हैं। बाम भट्ट की कादंबरी में शारीरिक विलासों का, अनुभवों का, भावों का, अयलज अलंकारों का प्राचुर्य है, जबकि आत्मकथा में मानस विकारों का, लज्जा का, अवहिष्ठता का, जटिमा का अधिक प्राचुर्य है। अन्य उपन्यासों में आख्यान का पैटर्न ही अपनाया गया है, किंतु गद्यलय में ऐसा उतार चढ़ाव नहीं। मुखौटे सभी में है। योमकेश शास्त्री का, अवधूत का, अमान दास का द्विवेदी जी का पहला उपन्यास बाम भट्ट की आत्मकथा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास है बाम भट्ट की आत्मकथा। इसे जड़ता से स्पंद चेतना की ओर
जाने का काव्यात्मक प्रयास कहा जा सकता है। यानी बच्चन सिंह जो है वह द्विवेदी जी के किस उपन्यास को कहते कि स्पंद चेतना की ओर जाने का काव्यात्मक प्रयास, तो बाम भट्ट की आत्मकथा का ही है। यानी द्विवेदी जी का पहला उपन्यास बाम भट्ट की आत्मकथा है। इसे जड़ता से स्पंदन चेतना की ओर जाने का काव्यात्मक प्रयास कहा जा सकता है। हर्षकालीन जड़ता पर चोट करने के बहाने वह अपने युग की जड़ता पर प्रहार करता है। उस समय सारा समाज एक प्रकार के अवरोध में था। भट्टिनी, महामाया, सचुरिता, निपुणिका, बामभट्ट, विरक्ति व्रज आज सभी प्रगतिशील हैं और राजनीति, धर्म, संस्कृति तालाब के बंधे जल की तरह स्थिर, गंधले और प्रवाह शून्य है। सोचने का तरीका बंधा हुआ है। धर्म परिपाटीग्रस्त है। सब लकीर के फकीर है। बाम भट्ट ने सोचा, न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रवृत्ति में एक अवश्य अवसाद की जड़ीमा छाई हुई है। समय समय पर देश और समाज इस तरह की जड़ीमा से ग्रस्त हो उठता है और आदमी है कि उस पर चोट करता है, उसे तोड़ता है। एक काव्य ग्रंथ की तरह इसमें अर्थ के कई स्तर है। यानी बाम भट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास में अर्थ की काव्य ग्रंथ की तरह एक अर्थ के स्तर बताए हुए हैं। ध्यान से देखने पर उपन्यास का कथामुख और उपसंहार दोनों इसकी संरचना के अनिवार्य अंग है। पहले से रचना प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है तो दूसरे से अर्थ के स्तर उद्घाटित होते हैं। दीदी ने अपनी चिट्ठी में जिस घिनौने महायुद्ध का उल्लेख किया उसके परिप्रेक्ष्य में इस नरलोक से किन्नर लोक तक की रागात्मक हृदय की तलाश एक दिलचस्पी घटना है। यानी जो इस रागात्मक हृदय को युद्ध के विरुद्ध रख दिया गया है। उपसंहार में जिस राग भाव का उल्लेख किया गया है बाम भट्ट ने उसी भाव से अपने को देखा है। इस दृष्टिकोण से देखने पर नई अर्थवत्ता स्फुटित होती है। महावाराह भयग्रस्त आदि मनुष्य के यानी यहाँ पर जो यह उपन्यास हम अगले किसी एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे। वैसे मैंने बताया है सारांश रूप में, लेकिन आप फिर लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाएंगे बाद में, तो फिर भी मैं अभी इतना पढ़ता हूँ। महावारा भयग्रस्त आदिम मनुष्य के रक्षा कवच का जीवंत बिंब है। यह बिंब केंद्रावर्ती भी है और केंद्रापसारित भी। भट्टनी के उद्धार में बाम भट्ट महावाराह का केंद्र बिंदु प्रस्तुत करता है। महामाया उसका केंद्र प्रसारित बिंब है। वह राजाओं, महाराजाओं, सामंतों को चुनौती देती हुई जनता को उसके पौरुष के प्रति सचेत बनाती है, उसे संगठित करती है। लगता है कि जनता के संगठित हुंकार से सामंती ढांचा चकमकाकर टूट जाएगा। वह बड़े लोगों की नयनतारा की जगह सामान्य की लाख लाख नयनताराओं का समर्थन करती है। महावाराह के आगे व्यक्ति के अह का विसर्जन होता है और भागवत तत्व का उदय। मनुष्य, यहाँ पर हम आगे ही बढ़ते हैं क्योंकि यह कथा बताने से कि हम दूसरे उपन्यास पर, अभी उनका दूसरा उपन्यास अभी बाम भट्ट के उपन्यास में ही बाम भट्ट का एक महत्वपूर्ण कथन है। मेरा मन कहता है जब तक राज्य रहेंगे, पौरुष दर्प का प्राचुर्य रहेगा, तब तक यह होता ही रहेगा। क्या वक्तव्य राज्य विहीन सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें निर्भीकता का समर्थन और डर का विरोध किया गया है। डरना किसी से नहीं चाहिए, चाहे वह गुरु हो या पिता। यानी डरना, निडर होकर जीना चाहिए। सभी विशिष्ट व्यक्ति अंतोतोक्त्या महसूस करते हैं कि वे सामान्य मनुष्य हैं। विशिष्ट व्यक्ति की प्रेम कथा होते हुए भी ये लोक उन्मुख है। विशिष्ट अविशिष्ट लोक और शास्त्र का द्वंद्व भी इसकी रचना प्रक्रिया का अंग है। पुनर्रवा द्विवेदी जी का अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास है। यानी अगला उपन्यास द्विवेदी का पुनर्रवा है। यह भी महत्वपूर्ण उपन्यास है और लोकप्रिय है। इसकी संरचना का पैटर्न बाम भट्ट की आत्मकथा से भिन्न है। यानी
पुनर्रवा और बाम पुनर्रवा जो उपन्यास है वो बाम भट्ट की आत्मकथा से अलग है, भिन्न है। अन्य पुरुष में लिखा जाने से इसे भिन्न होना ही स्थिला, यानी द्विवेदी का पुनर्रवा यह उपन्यास अन्य पुरुष शैली में लिखा हुआ है। कथा के सूत्र तो कई स्थान से एकत्रित किए गए हैं, मृच्छकटिक से, मुल्ला दाऊद के चंदायन से, लोक कथा लोरिकायन से, किंतु इन सूत्रों की बिनावट और पुनावट द्विवेदी जी की है। गप्प की कला में वे अद्वितीय है। उपन्यास पौराणिक या मिथकीय गप्प का सृजनात्मक रूप है, जीवन और समाज की समस्याओं से गहरे अर्थों में जुड़ा है। जिस कालिदास लालित्य का अनुसंधान द्विवेदी जी ने कालिदास की लालित्य योजना में किया है, उसका व्यवहारिक पक्ष उस उपन्यास में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भावानुप्रवेश भी है और अन्यथारण भी। कथा सूत्रों की विनियोजना में अन्यथारण प्रणाली का सुंदर उपयोग हुआ है। यही पुनर्रवा है। पुनः नई होकर ही कोई रचना कृति बनती है, यानी पुनः नई होकर ही कोई एक नई रचना बनती है। वे साहित्य और कला में पाठक की साझेदारी अनिवार्य मानते हैं। यही है भावानुप्रवेश। यानी भावानुप्रवेश क्या है? बच्चन सिंह के अनुसार वे यानी जो द्विवेदी है वह साहित्य और कला में पाठक की साझेदारी अनिवार्य मानते हैं। यही भावानुप्रवेश है। वे साहित्य को समाज का उत्पादन और समाज को आगे ले जाने वाला मानते हैं। साहित्य तैयार माल नहीं है, वह इतिहास में पैदा होता है और इतिहास को बनाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और बच्चन सिंह का कथन है। साहित्य तैयार माल नहीं है, वह इतिहास में पैदा होता है और इतिहास को बनाता है। यह बच्चन सिंह का कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। अभी बाम भट्ट की आत्मकथा के सामंत लोरिक पुनर्रवा के नायक है। यानी पुनर्रवा नायक उपन्यास के नायक कौन है? तो सामंत लोरिक है। इसमें प्रेम को अधिक व्यापक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया गया है। चंद्रा अपने नपुंसक पति को छोड़ लोरिक का वर्णन करती है। लोरिक की पत्नी मृणाल को अपने सेवा भाव से मुक्त कर लेती है। इसके माध्यम से वह सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों को रेखांकित करता है। उसका कहना है, यानी लोरिक का कहना है, अगर निरंतर अवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देगी। उसके दो अन्य उपन्यास में चारुचंद्र लेख अपने रूप विधान में त्रुटित और अनामदास का पोथा इकहरा है। इन सारे उपन्यासों का पर कालिदास का पूरा प्रभाव है, विशेष रूप से प्रमाणयंतकरण प्रकृतय कहा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों पर कालिदास का प्रभाव है पूरी उपन्यास पर। और उनके उपन्यास कौन से हैं? बाम भट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा और अनामदास का पोथा और इखारा, यह उनके उपन्यास है और इन सभी उपन्यासों पर कालिदास का पूरा प्रभाव पड़ा है। अगले उपन्यासकार है अमृतलाल नागर। रंग में बसा लखनऊ उनके कई उपन्यासों और कहानियों में अपने पूरे रंग रूप और बोली बानी में साकार होता है। अमृतलाल नागर के पूरे साहित्य में पूरे कहानी हो उपन्यास है, उसमें लखनऊ का वर्णन है और लखनऊ की बोली रंग रूप शैली सब कुछ है। लखनऊ की केंद्रीय विषय वस्तु के अलावा उन्होंने पौराणिक आख्यानों, कवियों की जीवनियों के आधार पर भी उपन्यास लिखे हैं। महाकाल, सेठ बाकेमल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, इनके उपन्यास है। यानी अमृतलाल नागर के कौन कौन से उपन्यास है और महत्वपूर्ण कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। महाकाल, सेठ बाकेमल, बूंद और समुद्र, यह महत्वपूर्ण है। शतरंज के मोहरे, यह भी महत्वपूर्ण है। सुहाग और नूपुर, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। अमृत और विष, यह भी परीक्षा में पूछा है। एकदा नैमिषारण्य, यह भी पूछा है। और मानस का हंस तो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में ही है। और नाचो बहुत गोपाल और खंजन नयन, यह भी खंजन नयन है हमारे नेट के पाठ्यक्रम में। नागर ने अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ में चक्कस नाम का एक हास्य रस का पत्र निकाला था। चक्कलस, यानी अमृतलाल नागर ने
चकलस नामक एक हास्य रस का पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था चकलस। उसी के एक स्तंभ में नवाबी मसनद धारावाहिक रूप में निकलता रहा, जिसमें नवाब और उसके मुहासिबों में सजीव रेखा चित्र है। लखनवी भाषा के पुट और व्यंग्य विनोद के कारण रेखा चित्रों की जीवंतमयता बढ़ गई है। महाकाल में बंगाल के अकाल का यथातथ्य चित्रण है। उनका जो बूंद और समुद्र उपन्यास है, उसके बारे में कुछ सारांश देखते हैं। बूंद और समुद्र जो 1956 में प्रकाशित होता है, उनका बृहस्त्या उपन्यास है। बृहत्काय यानी बूंद और समुद्र यह 1956 में प्रकाशित होता है, और यह जो है अमृतलाल नागर का बृहत्काय उपन्यास है। अपनी त्रुटियों के बावजूद मध्यवर्गीय जीवन की विकृतियों को उन्होंने अच्छी तरह उद्घाटित किया है। यानी बूंद और समुद्र उपन्यास में मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण है। इसे लेखक ने अपने देश के मध्यवर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र कहा है। यानी अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास को जो है मध्यवर्ग समाज का गुण और दोष का चित्र कहा है, तो बूंद और समुद्र को कहा है। इसमें चरित्रों की इतनी बहुलता है कि पूरा उपन्यास चरित्रों का एल्बम बन गया है। कुछ चरित्र पारंपरिक है और कुछ मध्यवर्गीय द्वंद्वों से ग्रस्त। ताई, रामजी, कर्नल आदि पहली श्रेणी में रखे जाएंगे, तो सज्जन, महिपाल, वन कन्या आदि दूसरी श्रेणी में। सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार व्यक्ति को विक्षिप्त बना देती है, इसका उदाहरण ताई है। रामजी, कर्नल आदि आदर्शवादी चरित्र है। बूंद और समुद्र उपन्यास में आदर्शवादी चरित्र कौन से हैं, तो रामजी और कर्नल है। सज्जन और महिपाल बुद्धिजीवी और विचारों में समाजवादी होते हुए भी रूढ़िग्रस्त, परंपरावादी और आचार विहीन है। कुछ लोगों का कहना है कि दो समाजवादियों में से एक को समाजवादी रहने देते। कुछ बाबा लोग हैं जो सभी समस्याओं को चुटकी बजाते ही हल कर देते हैं। इस उपन्यास के पैटर्न और परिणति में अंतर विरोध है। पैटर्न यथार्थवादी है और यथार्थवादी है, तो परिणति आदर्शवादी। आवश्यक बहस हो, विवरण हो, समाजशास्त्रीयता की ठूस ठास, इतिहास पुरातत्व की तथ्यावलियों के समावेश से उपन्यास विशृंखलित होता है, शिथिल और उबाऊ हो जाता है। भाषाई चमत्कार के बावजूद यह महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं। यानी अमृतलाल नागर का जो बूंद और समुद्र उपन्यास है, वह भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं है। जो आदर्श और मध्यकालीन परिवेश बूंद और समुद्र में दिखाई पड़ते हैं, वे सुहाग के नूपुर में और भी स्पष्ट हो जाते हैं। सुहाग के नूपुर जो उपन्यास है, वह 1960 में प्रकाशित होता है, और इस उपन्यास की घिसी पीटी थीम देखकर आश्चर्य होता है। वही बाबा आदम के ज़माने की विषय वस्तु, एक पुरुष और दो स्त्रियां, वही पुरातन परिणति की बार वधू के कुलांगन की श्रेष्ठता, और अंत में उपन्यास का अंत उसी तरह होता है जैसे पुरानी कहानियों का होता था। यानी यह महत्वपूर्ण कथन है बच्चन सिंह का। और सुहाग के नूपुर इस उपन्यास के बारे में है, तो वह मैं फिर से पढ़ता हूँ। यानी सुहाग के नूपुर के बारे में जो है, वह बच्चन सिंह कहते हैं कि घिसी पीटी थीम देखकर आश्चर्य होता है। वही बाबा आदम के ज़माने की विषय वस्तु, एक पुरुष और दो स्त्रियां, वही पुरातन परिणति की वार वधू से कुलांगना की श्रेष्ठता, और अंत में उपन्यास का अंत उसी तरह होता है जैसे पुरानी कहानियों का होता था, कि जैसा उसका राजपाट लौटा वैसा और औरों का भी लौटे। अमृत और विष, यह उनका अगला उपन्यास है। अमृत और विष भी बृहत्काय उपन्यास है। इसका पैटर्न बूंद और समुद्र का पैटर्न, वही ब्यौरा, वही वर्णन का विस्तार, वैसे ही विवरण वर्णन, चरित्रों का वैसा ही जंगल, वही उबाऊपन। इसमें उपन्यास के भीतर एक और उपन्यास लिखा जा रहा है। यानी उपन्यास के भीतर कौन सा उपन्यास लिखा जा रहा है, किस उपन्यास में, तो अमृत और विष में। दोनों में 36 का संबंध है। अपने प्रगतिशील तत्व के कारण बूंद और समुद्र से बेहतर प्रतीत होता है। अन्यथा को बड़ा छोट कहत अति दोषु। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन चरित्र के आधार पर लिखा गया है। यानी अमृतलाल नागर का जो मानस का हंस उपन्यास है, वह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और यह नेट के पाठ्यक्रम में भी यह उपन्यास है। खंजर नयन जो है सूरदास के जीवन पर आधारित लिखा है अमृतलाल नागर ने।
मानस का हंस राम और काम के द्वंद्व में डूबा गया है और खंजर नयन भारतीय मानस के सूरदास की छवि धूमिल करता है। यानी खंजर नयन में सूरदास का जीवन चरित्र है और मानस का हंस उपन्यास में जो राम और काम का द्वंद्व बताया गया है। अभी यहाँ पर आगे की जो भाग है वह है प्रयोगधर्मी और ग्रामांचल। प्रयोगधर्मी और ग्रामांचल वो क्या है उपन्यास, वह हम देखते हैं। आज़ादी के बाद सन 1950 के आसपास ऐसा परिदृश्य उपस्थित हुआ कि कुछ लोग उससे लगभग अप्रभावित औपन्यासिक प्रयोग में लगे रहे और कुछ देश के नवनिर्माण की ओर ध्यान दिया। यानी 1950 के बाद जो 1947 में देश हमारा स्वतंत्र हुआ, तब वह 1950 के बाद कुछ जो लोग हैं देश के नवनिर्माण में लगे और कुछ जो है अप्रभावित यानी अप्रभावित जो औपन्यासिक जो कथा साहित्य की ओर बढ़ गए। सन 1952 में एक और धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा प्रकाशित होता है, तो दूसरी ओर नागार्जुन का बच्चलनमा पर प्रयोगधर्मी उपन्यासों की संख्या कम है। ग्रामांचल से संबंध उपन्यासों की संख्या अधिक। इससे तत्कालीन समाज के रूप का अंदाज लग जाता है। यानी 1952 में जो धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, वह प्रकाशित होता है और दूसरी तरफ जो है नागार्जुन का एक उपन्यास है बच्चलनामा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह प्रयोगधर्मी उपन्यासों की यानी जो प्रयोगधर्मी जो उपन्यास थे वह कम होने जा रहे थे और ग्रामांचल या किसी आंचल से संबंधित उपन्यास जो है वह उन उपन्यासों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इससे तत्कालीन समाज के रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रयोगधर्मी उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र गिरधर गोपाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उल्लेख है। यानी प्रयोगधर्मी उपन्यासकारों में प्रयोगधर्मी जो उपन्यासकार थे और प्रयोगधर्मी उपन्यासकार कौन कौन है, उसमें है धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, शिव प्रसाद मिश्र का ही उपनाम है रुद्र, गिरिधर गोपाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उल्लेख है। इनके उपन्यासों में प्रमुख दो ही उपन्यास है, भारती का सूरज का सातवां घोड़ा और रुद्र का बहती गंगा। यानी प्रयोगधर्मी उपन्यासकारों में दो ही उपन्यासकार महत्वपूर्ण है और दो ही उपन्यासकारों के दो ही उपन्यास महत्वपूर्ण है। पहला है धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा और दूसरा है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का बहती गंगा। माचवे ने परंतु सांचा जो आदि लिखकर प्रयोग किया। गिरिधर गोपाल का चांदनी के खंडहर 1954, यानी गिरिधर गोपाल का उपन्यास है चांदनी के खंडहर जो 1954 में प्रकाशित होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास सोया हुआ जल, ऐसे उपन्यास यानी सोया हुआ जल भी यह सुमिलित कीजिए प्रश्नों में पूछा गया था। सूरज का सातवां घोड़ा अपने विशिष्ट रूप के कारण लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है कि कथ्य की मौलिकता के कारण कथ्य का संबंध तो प्रेम कहानियों से है। मध्य वर्ग की प्रेम कहानी की जगह निम्न मध्य वर्ग प्रेम कहानी। प्रश्न होता है कि पंचतंत्र के रूप तंत्र को क्यों अपनाया गया। उपन्यास की वस्तु के लिए यह तंत्र अनिवार्य नहीं मालूम पड़ता। हाँ, अनाध्याय में टीका टिप्पणियों के लिए अवकाश मिल गया है। विशेष रूप से मार्क्सवाद के विरोध के लिए वह मानते हैं कि इन विकृतियों का दायित्व स्थापित विपन्नता पर है। इसके कारण स्त्रियों को समझौता करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर उसकी यह भी शिकायत है कि वे विद्रोह नहीं करती, मर्यादाओं को अस्वीकार नहीं करती। इस परिस्थिति में भला वे विद्रोह भी कैसे सहस कर सकती है। अगले उपन्यासकार है मल्लिक मुल्ला का प्रेम रोमांटिक है। मल्लिक मुल्ला का प्रेम रोमांटिक है। आत्मा की गहराइयों में सोए हुए सौंदर्य को जगाने वाला प्रेम अलौकिक ही होगा। इन विकृतियों के उच्छेदन का प्रयास उपसंहार में सातवें घोड़े के प्रति आस्था में एक भविष्यवाद में दिखाया गया है, जो किसी प्रकार से उपन्यास तंत्र का अनिवार्य अंग नहीं बनता, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका रूपात्मक विन्यास एकदम नया, अछूत और कौतूहलमय है। एक मिनट थोड़ा वेट होल्ड कीजिए। अगले उपन्यासकार होते हैं
अगले उपन्यासकार है शिव प्रसाद मिश्र। शिव प्रसाद मिश्र का ही उपनाम है रुद्र। रुद्र का उपन्यास बहती गंगा 1952 अपने अनूठे प्रयोग और वस्तु दोनों के लिए विख्यात है। यानी बहती गंगा उपन्यास किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह एक अनूठा प्रयोग है और वस्तु उन दोनों के लिए विख्यात है। इस उपन्यास में काशी के 200 वर्षों 750 से लेकर 1750 से लेकर 1950 के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह को अनेक तरंगों में प्रस्तुत किया गया है। यानी बहती गंगा उपन्यास में जो काशी के 200 वर्ष का इतिहास या 200 वर्षों का घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक तरंग कहानी अपने आप में पूर्ण तथा धारा तरंग न्याय से दूसरे से संबंधित है। इसकी कहानियों के शीर्षक है, यानी बहती गंगा उपन्यास के अंतर्गत जो भाग है कहानी है उसके शीर्षक है आई गाइए गणपति जगदम्ब, घोड़े पे होदा और घोड़े पे होदा ओ हाथी पे जीन, यही ठैया झुलनी हैरनी हो रामा, आदि आदि। बहती गंगा की तरह जीवन की धारा भी पवित्र है। इसका धोरणार्थ तो यह है कि अपनी तमाम विसंगतियों में भी इतिहास की धार निरंतर आगे की ओर प्रवाहमान है। गंगा के इस प्रवाह में तैरती हुई काशी की मस्ती, बेफिक्री, लापरवाही, अखड़ता, बोली बाली का अपना रंग है। अगला उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यास लिखने में वह प्रसिद्ध है। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 में होता है और उनकी मृत्यु 1977 में होती है। कथा साहित्य में आंचल विशेष की जेहालत, अंधविश्वास, भोलापन, तिकड़म, माटी की महक, लोक संस्कृति, गांव की बोली बानी को जिस समग्रता में साकार किया गया है वह अद्वितीय है। यानी फणीश्वरनाथ रेणु ने जो आंचल विशेष को स्थान दिया है अपने उपन्यासों में, कथा साहित्य में, तो उसमें जो है आंचल की विशेष जेहालत, अंधविश्वास, भोलापन, यानी आंचल किसी गांव किसी स्थान के लोगों में अंधविश्वास, भोलापन, तिकड़म, माटी की महक, लोक संस्कृति, गांव की बोली बानी को जिस समग्रता में साकार किया है वह अद्वितीय है। यूँ तो उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, यानी महिला आंचल, पलती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड आदि पर उपन्यास के रूप में उनकी ख्याति के आधार महिला आंचल और पलती परी कथा है। यानी फणीश्वरनाथ रेणु ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? महिला आंचल लिखा है, पलती परी कथा लिखी है, दीर्घ तफा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, यह उनके उपन्यास है। लेकिन जो फणीश्वरनाथ रेणु की उपन्यास के क्षेत्र में ख्याति हुई है, प्रसिद्धि हुई है, उनके प्रसिद्धि का उपन्यास है महिला आंचल और पलती परी कथा। इन्हें वे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। यानी फणीश्वरनाथ रेणु महिला आंचल और पलती परी कथा को आंचलिक उपन्यास कहते हैं। महिला आंचल के संबंध में उनका कहना है, महिला आंचल के संबंध में खुद फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं, यह है महिला आंचल, एक आंचल उपन्यास, कथानक है पूर्णिया, पर आंचल कहने से इनकी सीमा संकुचित हो जाती है। अंत इन्हें ग्रामांचल के उपन्यास कहना अधिक औचित्यपूर्ण है। इस तरह के उपन्यास केवल रेणु ने लिखे हैं। ऐसे उपन्यास जिसके नायक ग्रामांचल हो, ये नायक अपनी सीमाओं में बंधे रहकर भी उनके पार जाते हैं। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्राम उत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी ग्रामीण संवेदना के आधार पर मेरीगंज गांव की उसके संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत और औपन्यासिक रूप दिया। यानी महिला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का चित्रण है। रेणु का गांव प्रेमचंद का गांव नहीं है। यहाँ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्विरोध है। बिरादरीवाद की कड़वाहट है। नए बीच बचती हुई लोक संस्कृति की शहनाई है। रूपात्मक विन्यास भी है। प्रेमचंद के गोदान से भिन्न है। यह ग्रामीण उपन्यासों की नैरेटिव परंपरा को तोड़ता हुआ एक कोलाज बनाता है। ऑर्केस्ट्रा का बिंब उभरता है। ऐसा बिंब न रेणु के गुरु सतीनाथ भादुड़ी के ढोढ़ाई चरित रचित मानस में मिलेगा, न ताराचंद
वंद्योपाध्याय में। यानी यहाँ पर जो रेणु के जो गुरु थे, रेणु के गुरु का नाम क्या है? रेणु के गुरु सतीनाथ भादुड़ी। यह जो है फणिश्रात रेणु के गुरु है, याद रखिए। मेरीगंज में मलेरिया उन्मूलन के लिए डॉक्टर प्रशांत का प्रवेश एक घटना है। यानी मेरीगंज गांव में जो मलेरिया का हॉस्पिटल खुलता है और उसके लिए डॉक्टर प्रशांत आते हैं। प्रशांत देखता है कि गांव में तरह तरह के कीटाणु हैं। मठ, जमींदार, स्त्री पुरुषों का अवैध अमानवीय संबंध, भ्रष्टाचार, बाल वृद्ध विवाह, राजनीतिक मूल्यहीनता आदि उसकी समस्या इन कीटाणुओं को नष्ट करने की भी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार में बावन दास जैसे ईमानदार गांधीवादी रास्ते को ही अपनाते हैं और भविष्य समाजवाद में देखते हैं। इसे अंतर्विरोध नहीं समझना चाहिए। समय आ गया है कि गांधीवाद और समाजवाद में तालमेल बैठाया जाए। उपन्यास के अंत में प्रशांत एक दो मुहानी पर खड़ा है। कमला और ममता उसके बच्चे को उसी के भविष्य की सुरक्षा में पटना ले जाने का निश्चय कर चुकी है और प्रशांत गांव में प्यार की फसल उगाने का निर्णय करता है। महिला आंचल की दुनिया का समाधान परिति परिकथा में खोजा जा रहा है। यानी महिला आंचल की उपन्यास का ही अगला भाग कह सकते हैं परिति परिकथा को। यह विवादास्पद उपन्यास है। कुछ दृष्टि में महिला आंचल से आगे कुछ की दृष्टि में उसके पीछे। यानी कोई विद्वान जो है महिला आंचल की कथा जो है उसके आगे की कथा जो है परिति परिकथा को मानते हैं और कुछ जो उपन्यासकार है वो महिला आंचल की कथा की पहली कथा मानते हैं। इससे उसका महत्व कम नहीं होता। परिकथा के वस्तु विन्यास में भी परिवर्तन हुआ है। महिला आंचल में कच्चा रोमांस है किंतु यानी यह बच्चन सिंह का कथन है कि महिला आंचल में यानी महिला आंचल उपन्यास में कच्चा रोमांस है किंतु परिति परिकथा को इससे बचा लिया गया है। यानी बच्चन सिंह कहती है कि महिला आंचल उपन्यास में कच्चा रोमांस है तो परिति परिकथा को जो उस कच्चे रोमांस से बचा हुआ है। परानपुर गांव के हजारों एकड़ बंधा धरती को उपजाऊ बनाने की मुख्य कथा के साथ गीता मिश्र के डायरी वृत्त को मिलाकर दो पीढ़ियों के अंतराल को रचनात्मक धरातल पर चित्रित किया गया है। यानी परिति परिकथा में परिति परिकथा की मेन कथा क्या है, केंद्रीय कथा क्या है? तो परानपुर गांव है परिति परिकथा में, और उस गांव के जो हजारों एकड़ ज़मीन है उस हजारों एकड़ ज़मीन को उपजाऊ बनाने की कथा है। और वह जो साथ ही जो गीता मिश्र के जो डायरी वृत्त है उसको मिलाकर दो पीढ़ियों के अंतराल को रचनात्मक धरातल पर चित्रित किया है। एक वृत्त में ढहता हुआ सामंती समाज है तो दूसरे में समाज को बदलने वाला वही का वंशज जितेंद्र है। यांत्रिक मार्क्सवाद के समर्थक सामंत बाप के बेटे को प्रगतिशील नहीं मानते। वर्गवाद का किताबी नुस्खा हर जगह लागू नहीं होता। पता नहीं कितने सामंतों के बेटे मार्क्सवादी समाजवादी हो चुके हैं। महिला आंचल की मैल यहाँ भी है पर यह संयमित है। पात्रों की बेशुमार भीड़ में प्रत्येक को पहचान लिया जाता है। कहीं कहीं हल्की रेखाओं में गंभीरतम विकृतियों को उभार दिया जाता है। मल्लारी का गोरा होना यौन विकृतियों का चिन्ह है। इरावती का मानसिक बंध्यात्व विभाजन की क्रूरताओं का प्रमाण है। ताजमनी का प्रेम अपनी गरिमा में अमर है, न भुलाया जाने वाला है। रेणु का आस्थावादी दृष्टिकोण दोनों उपन्यासों को सामाजिक सार्थकता प्रदान करता है। अगले उपन्यासकार है नागार्जुन। नागार्जुन मूलतः कवि है और वह कविता क्षेत्र में ही प्रसिद्धि हो चुके हैं, पर आर्थिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उन्हें उपन्यास भी लिखने पड़े हैं। यानी उन्होंने आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उपन्यास लिखे हैं। नागार्जुन के उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बच्चल नमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, चेहरे नए पुराने, उग्र तारा, इमरतिया आदि। यह जो है नागार्जुन के उपन्यास है और नागार्जुन के उपन्यास में फिर से पढ़ता हूँ, सभी महत्वपूर्ण हैं। पहला उपन्यास है नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, दूसरा है बच्चल नामा, तीसरा है नई पौध, चतुर्थ है बाबा बटेसर नाथ, पाँचवा है वरुण के बेटे और छठवां है दुख मोचन और सातवां है चेहरे नए पुराने, आठवां है उग्र तारा और नौवां है इमरतिया। यह उनके
महत्वपूर्ण उपन्यास है। वे प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यास हैं। नागार्जुन जो है प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार है। रतिनाथ की चाची में विधवा की यातना चित्रित है और बच्चल नामा तथा बटेसरनाथ बाबा बटेसरनाथ में किसानों मजदूरों का शोषण यानी बाबा बटेसरनाथ यह उपन्यास किसान मजदूर के शोषण पर लिखा हुआ है और नई पौध यह उपन्यास अनमेल विवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध। तो इमरतिया मठाधीशों के घिनौने कृत्यों का नग्न चित्रण यानी इमरतिया उपन्यास में जो मठाधीश होते हैं, जो मठ के जो अधिकारी होते हैं, उसका घिनौना कृत्यों का चित्रण किया है। इन उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास बच्चलनामा यानी नागार्जुन का बच्चलनामा यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। और बच्चलनामा उपन्यास में कौन सी कथा किस पर आधारित है? तो बच्चलनामा यह उपन्यास अभी हमने देखा था, आगे देखेंगे। नागार्जुन विचारधारा में मार्क्सवादी है। यानी नागार्जुन जो है विचारधारा में मार्क्सवादी है। जहाँ पर इस विचारधारा का संप्रेक्षपण हुआ है वहाँ उपन्यास असहज हो गए हैं। रतिनाथ की चाची की दुख गाथा कहते हुए चाची को कम्युनिस्ट बनाना, रूस की विजय के सपने दिखाना उपन्यास के कथ्य और रूप पर कृत्रिमता का आवरण ढाल देते हैं। बच्चलनामा भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, किंतु यहाँ विचारधारा प्रत्यारोपित नहीं है। बच्चलनामा की कथा वहाँ से शुरू होती है जहाँ गोदान समाप्त होता है। यानी जहाँ पर गोदान समाप्त होता है उपन्यास, वहाँ से बच्चलनामा उपन्यास की कथा प्रारंभ होती है। यानी मजदूर से, यानी जो है गोदान उपन्यास का अंत जो है वह मजदूर से ही होता है। तो मजदूर से ही बच्चलनामा उपन्यास का प्रारंभ होता है। बच्चलनामा ने होश भी नहीं संभाला था कि उसे जमींदार का मजदूर होने के लिए बाध्य होना पड़ा। बाप की मृत्यु के बाद 2 आने प्रति माह के हिसाब से जमींदार के यहाँ भैंस चराने का काम करना पड़ा है। जमींदार के घर में उससे जानवर से भी बदतर सलूक किया जाता है। उसका छोटा सा खेत जमींदार हड़प लेता है। फूल बाबू के साथ पटना जाने पर उसकी वर्ग चेतना जागृत होती है। शहर का परिवेश उसे बदलता है। गाली, फटकार, पिटाई, दुष्कार आदि से उसे मुक्ति मिलती है। वह कहता है, यहाँ कभी किसी ने मुझे गाली नहीं दी, किसी ने कुत्ता सुअर नहीं कहा, किसी के ने कान नहीं उखेड़े। यानी जो बच्चलनामा उपन्यास का पात्र ही जो नायक है वही बच्चलनामा है। और वो बच्चलनामा जो है वह छोटा रहता है, तब उसके पिता की मृत्यु होने के बाद तुरंत ही जमींदार के पास उसको काम के लिए रखा जाता है, जो भैंस चराने के लिए। और वह 4 आने महीने के प्रति उसको रखा 2 आने प्रति माह के हिसाब से उसको रखा जाता है भैंस चराने के लिए। और फिर घर पर ही उसको काम दिया जाता है। और वह जमींदार जो है वह बच्चलनामा को एक बदतर सलूक करता है, उच्च नीचता के आधार पर बातें करता है, गाली गलौज करता है। लेकिन वह आगे जाकर वह गांव छोड़कर जो उसकी ज़मीन रहती है, खेत रहता है, वह जमींदार हड़प लेता है और वह फूल बाबू के साथ शहर में जाता है, पटना में। और फिर पटना में जाने के बाद उसको वहाँ का परिवेश जो है वह अच्छा लगता है। वो गांव की तरह कोई गाली नहीं देता, मारपीट नहीं करता, धुतकारता नहीं, ऊंच नीचता के साथ बोलता नहीं, कान भी नहीं पकड़ता। तो वह कहता है बच्चलनामा कि यहाँ कभी किसी ने मुझे गाली नहीं दी, यानी शहर में पटना में मुझे किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने कुत्ता सुअर नहीं कहा, किसी ने कान भी नहीं उमेटे। कुछ दिनों तक वह सुराजियों के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन उसकी स्वार्थपरकता, भोग विलास और आत्मग्रस्तता को पहचान कर अलग हो जाता है। बुर्जुआ वर्ग और लाया गया स्वराज बुर्जुआ वर्ग का ही होगा। वह किसान आंदोलन में सम्मिलित होकर सशस्त्र सामूहिक विद्रोह का पक्षपाती होता है। संघर्ष में वह घायल होता है, पर मन ही मन संघर्ष को ही बदलाव का साधन मानता है। इस तरह उपन्यास किसी फार्मूलाबद्ध निष्कर्ष पर न पहुंचकर संघर्ष की निरंतरता को रेखांकित करता है। इसलिए एक विशेष विचारधारा के तहत लिखा जाने पर भी इसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। किंतु बाबा बटेसरनाथ में मतवादी आग्रह स्पष्ट हो जाता है। उदय शंकर भट्ट सागर के लहरी और मनुष्य, यानी उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है सागर के लहरी और मनुष्य। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास है 7 घरों का गांव।
और रामदरस मिश्र का उपन्यास है जल टूटता हुआ, हिमांशु श्रीवास्तव का उपन्यास है रथ के पहिए और विवेकी राय का उपन्यास है सोना माटी ग्रामीण आंचल के उपन्यास है। यानी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए थे वह रथ के पहिए श्रीमांशु जोशी का उपन्यास यह पूछा था। यह और भी सात घरों का गांव यह ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास यह भी पूछा गया था। तो यहाँ पर जो जो भी उपन्यास के नाम दिए वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है आधुनिकता, नव्य प्रगतिवाद, जनवाद और उत्तर आधुनिकता, यह उपन्यास यहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो हम कुछ थोड़ा सा देखते हैं। आधुनिकता, नव्य प्रगतिवाद, जनवाद और उत्तर आधुनिकता। उपर्युक्त प्रवृत्तियों को मोटे तौर पर साठोत्तरी उपन्यास ही कहा जा सकता है। यानी आधुनिकता, नव्य प्रगतिवाद, जनवाद और उत्तर आधुनिकता, इसको ही जो साठोत्तरी उपन्यास कहा जाता है। या साठोत्तरी उपन्यास को और क्या कहा जाता है? तो आधुनिकता, नव्य प्रगतिवाद और उत्तर आधुनिकतावादी उपन्यास भी साठोत्तरी उपन्यास को कहा जाता है। किंतु साठोत्तरी कालवाचक है, प्रवर्तिवाचक नहीं। यानी साठोत्तरी जो उपन्यास कहते हैं वह एक कालवाचक है। साठोत्तरी यानी 1960 के बाद लिखे गए और वह प्रवर्तिवाचक नहीं है। 60 के बाद से आज तक के उपन्यासों के परिप्रेक्ष्य में सिद्ध होता है कि पहली दो प्रवृत्तियां लगभग साथ साथ चलती रही। यद्यपि आधुनिकतावादी प्रवृत्ति कुछ पहले शुरू हो जाती है, उत्तर आधुनिकता नवीनतम प्रवृत्ति है। आधुनिकतावादी प्रवृत्ति सबसे पहले आगे में दिखाई पड़ती है। यानी आधुनिकतावादी प्रवृत्ति उपन्यासों में किस में सबसे प्रथम दिखाई देती है? तो आगे में। इसका उल्लेख किया जा चुका है, किंतु धारा के रूप में यह सन 1960 के बाद ही प्रवाहित होती है। वह भी एक भिन्न मार्ग है। यानी जो आधुनिकतावादी जो प्रवृत्ति है वो 1960 के पहले ही दिखाई देती है, लेकिन 1960 में ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इस समय तक कांग्रेस प्रशासन में लोगों का मोह भंग हो चुका था। 62 के चीन भारत युद्ध के मोह भंग की स्थिति पर अपनी मुहर लग दी थी। समाज से कटाव और आत्मस्थ होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसका प्रभाव उपन्यासों की संरचना और कथ्य दोनों पर पड़ा। लेखकों में अंतर्मुखता, बड़ी कलात्मक रुझानों के प्रति अधिक सजगता आई। वे तकनीकी प्रदर्शन की ओर उन्मुख हुए। आंतरिक संशयग्रस्तता का गुंजलक और कस गया। साहित्य में अंधकार, पलायन, अलगाव, व्यक्तित्व विभाजन की अनगुंज सुनाई पड़ने लगी। उपन्यासों के विन्यास संरचना में गहरा बदलाव आया। यानी उत्तर आधुनिकता में या साठोत्तर के बाद अपनी शैली को तोड़कर नई शैलियों का अन्वेषण होने लगा। मानवीय संबंधों में विचित्र बदलाव आया। पत्नी पत्नी में, पति पत्नी में, प्रेम प्रेमिका में, माता पिता और पुत्र पुत्री में। लगता है 1960 में पुरानी दुनिया ही बदल गई। इतिहास के प्रति एक उदास, धुंधसा, अन्नमयस्व दृष्टिकोण विकसित हुआ, किंतु इस पर दबाव इतिहास का ही था। जिस प्रकार प्रयोगवाद का विकास आधुनिकतावाद में हुआ, उसी प्रकार जनवादी साहित्य प्रगतिवादी साहित्य की अलग कड़ी के रूप में विकसित हुआ। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि जिस प्रकार प्रयोगवाद का जो विकास है वह आधुनिकतावाद से हुआ था। प्रयोगवाद का विकास आधुनिकतावाद में प्रयोगवाद का विकास हुआ, उसी प्रकार जनवादी साहित्य जो है वह प्रगतिवादी साहित्य की अगली कड़ी यानी प्रगतिवादी साहित्य से ही जो है जनवादी साहित्य का विकास हुआ। इसे नव्य प्रगतिवाद भी कहा जा सकता है। यानी प्रगतिवादी उपन्यासों को ही प्रगतिवादी उपन्यासों को ही नव्य प्रगतिवादी कहा जाता है। कदाचित नव्य प्रगतिवाद अधिक सही नाम नहीं है। जनवाद के पीछे दलीय अनुशासन का दबाव इतना अधिक है कि साहित्य उनके दबाव में टूट जाता है। यह दबाव रचनात्मक साहित्य पर उतना नहीं है जितना आलोचना पर है। यंत्रगतिकता, अमानवीयता और घिनौनेपन के बीच तथाकथित पतित वर्ग की गहरी मानवीयता का सौंदर्य अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। शोषक वर्ग के बरक्स नैतिक भी है। कथ्य और भाषा दोनों के आधार पर अभिनीत माहौल पर गहरा प्रभाव किया गया है। गालियों का प्रयोग उसे तोड़ने के लिए ही हुआ है, पर यह अपनी सीमा लांघकर उपन्यास को कमज़ोर बना देता है। आधा गांव गाजीपुर के गंगोली गांव की आधी आबादी है। जो आधा गांव जो उपन्यास है वह गांगोली गांव की कथा है।
जो गाजीपुर के गांगुली गांव की कथा है। मुसलमानों की आबादी के क्रमशः टूटते। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं और इसके बाद के जो है कल देखते हैं। ऐसे ही अध्याय लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।